Now the topic is grouping of cells. ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सबसे पहले सीरीज फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में हम सेल्स को काय में लगाएंगे सीरीज। सीरीज का मतलब एक का प्लस और दूसरे का माइनस। टॉर्च में सेल जाती है, टॉर्च में वो कौन सा फॉर्म होता है? ठीक ठीक। ये है पहला सेल जिसका ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। इसके सीरीज में हमने लगाया दूसरा प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक। अच्छा, कंडीशन क्या है? सारे सेल्स के ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम। पहली कंडीशन ये, जितने भी सेल्स हैं उनके ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंसेस सेम। तो इस तरह से हमने कितने सेल्स लगा रखे हैं? मुझे ये बताइए, सीरीज फॉर्म में वोल्टेज सेम रहता है या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? याद करो, सीरीज फॉर्म में करंट सेम होता था, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो ये बताइए, इस पूरे नेटवर्क का रिजल्टेंट ईएमएफ क्या होगा? मेरे ख्याल से होगा n टाइम्स ऑफ E प्लस E प्लस E। कितने टाइम्स? तो n टाइम्स ऑफ, भाई ईएमएफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो टोटल ईएमएफ करने के लिए सबको वापस सीरीज फॉर्म में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 कितने टाइम्स? यानी कि यही होगा। तो अगर मैं कहूं इन सबको हटाकर एक नया सर्किट बनाओ, तो आप जो नया सर्किट बनाओगे उसमें सेल का ईएमएफ क्या होगा? और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? है ना? आया? तो इस सेल से कितना करंट फ्लो होगा बेटा? I इक्वल क्या होता है? वोल्टेज, ये तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। बाहर का रेजिस्टेंस R, जहां ये सप्लाई जाएगी, जहां ये सप्लाई जाएगी वहां रेजिस्टेंस क्या होगा? R। तो R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये रहा करंट का फॉर्मूला जब सारे सेल्स के ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम। कोई दिक्कत? आराम से देखो, कहीं बताओ नहीं। अब इसी में कंडीशन 2, ये थी कंडीशन 1। अब कंडीशन नंबर 2 ध्यान से देखिए। कंडीशन 2 में ये E1 ये R1 ये E2 ये R, केवल दो ही सेल ले, केवल दो सेल।
ये E1, ये रेजिस्टेंस R1 और R। अब बताइए रिजल्टेंट ईएमएफ क्या है? 1 प्लस E2 रिजल्टेंट ईएमएफ अब क्या होगा? E1 प्लस और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 प्लस R। ठीक, तो नया सेल जो आप लगाओगे उसका नेट ईएमएफ हो गया E1 प्लस E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R1 प्लस R। तो अब करंट का फॉर्मूला क्या है? I इक्वल E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R। कंडीशन को आपकी समझ में है? 2 की जगह 3 सेल लगे होते तो ये है। इसी में एक स्पेशल कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं ऑपोजिंग वे। ऑपोजिंग वे में क्या होता है? इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस और इसका है तो अभी भी सीरीज एक के बाद एक पैरेलल तो नहीं हो सकते। पैरेलल कब होते? जब एक के प्लस से दूसरे का प्लस और एक के माइनस से दूसरे का माइनस। माइनस से माइनस तो कनेक्ट है लेकिन प्लस से प्लस का कनेक्शन नहीं, यानी कि अभी भी कौन सा फॉर्म? सीरीज। बट कौन सा वे? इस समय रिजल्टेंट ईएमएफ होता है E1 माइनस, बस इतना चाहिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसी पे आता है। रिजल्टेंट ईएमएफ होता है E1 माइनस E2। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यही रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये होता है अपोजिंग। क्या पहचान है अपोजिंग वे की? बोलिए क्या पहचान है अपोजिंग वे की? एक के माइनस से दूसरे का, बट एक के प्लस से दूसरे का प्लस कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया सीरीज फॉर्म। अब आते हैं पैरेलल। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में पैरेलल। पैरेलल फॉर्म में कंडीशन फर्स्ट वही जो पहले, सारे सेल्स के ईएमएफ कैसे होंगे? सेम। इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी सेम। देखो एक सेल के प्लस से दूसरे सेल का प्लस, एक के माइनस से दूसरे का, कौन सा फॉर्म हुआ? ऐसे कितने सेल एन? ठीक, अब क्योंकि ये पैरेलल फॉर्म, तो क्या इसमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है? पैरेलल फॉर्म में हमेशा नेट वोल्टेज सेम है। तो ये बताइए पूरे नेटवर्क का रिजल्टेंट ईएमएफ क्या?
मेरे ख्याल से जितना एक सेल का है, मान लो ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, so 12 plus 12 24 नहीं होगा, it will remain 12 because cells are connected in parallel. ठीक, resultant internal resistance कैसे आएगा? 1 upon RT equal 1 by R, 1 by R कितने टाइम्स? तो 1 upon RT आया N by, तो RT आ गया R by N. तो अब अगर इस पूरे नेटवर्क की जगह एक सेल लगाया जाए तो उस एक सेल का ईएमएफ क्या होना चाहिए? E, और रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? R by. तो अब क्या हो जाएगा करंट का फॉर्मूला? E अपॉन R प्लस R by. ये कौन सा फॉर्म था? ठीक है, पैरेलल फॉर्म में सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन ये E1 ये E, ये R1 ये R, केवल दो सेल है। और ध्यान से देखना, ये घुमाई भी आप परेशान करेगी। ये बताओ रिजल्टेंट ईएमएफ अब क्या हो? कितना? फिलहाल ये तो नहीं है। अगर हम कहें ये 10 है और ये 12, तो नेट ईएमएफ ना तो 10 रह पाएगा ना 12, तो ईएमएफ तो सेम है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? पैरेलल फॉर्म में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? करंट I इक्वल क्या होगा? I1 प्लस I, मानते हैं I इक्वल क्या होगा? I1 प्लस। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल होता है E माइनस, नहीं होता है? तो V माइनस I आ गया, I इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से? E माइनस V अपॉन R होगा। इस I1 की जगह तुम क्या लिख रहे? E1 माइनस V, E1 जो जो भी सेम है, क्योंकि इसको हम ले जाके जिस चीज से कनेक्ट करेंगे जी होगा वहां पर टर्मिनल। भाई इस पूरे नेटवर्क का रिजल्टेंट ईएमएफ जो आएगा उसे जब हम रेजिस्टेंस से कनेक्ट करें तो यहाँ जो वोल्टेज एस्टैब्लिश होगा वो तो जी ही रहेगा। तो E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R। अब इसे हम बहुत संभाल के सॉल्व करें। कैसे? देखिए I इक्वल E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R, लिख सकते हैं माइनस V कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R, लिख सकते हैं। बताइए यहाँ एलसीएम क्या मिला? R1 R,
क्या बच्चा E1 R1 प्लस E1 R2 प्लस E2 R माइनस बी कॉमन यहाँ क्या आया R1 प्लस R2 अपॉन कितना आया सब। हमें इस पूरे से b का फॉर्मूला निकालना है, b का, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है b इक्वल t माइनस आई, उसी फॉर्म में बनाना है। तो b अकेला रहना चाहिए, बाकी सब दूसरी साइड में। तो हम क्या करें, सबसे पहले इस पूरे में मल्टीप्लाई करने R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या फायदा, I में मल्टीप्लाई किया इसका अपॉन R1 प्लस R बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 मल्टीप्लाई बाय R1 R2 अपॉन R1 प्लस R माइनस क्या बचा यहाँ B, ये पूरा गायब हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि यहाँ B अकेला चाहिए। अच्छा यहाँ पूरा तो सॉल्यूशन हो गया, ये कैंसिल हो गया। इस माइनस B को यहाँ लाओ, इस I को यहाँ लाओ, तो क्या आएगा बोलो, B इक्वल क्या आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन, ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, इसे देखा जरा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, E इक्वल E माइनस I, कंपेयर कराओ जरा। तो E क्या बन के आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, ये क्या आएगा नेट E है। तब जब सेल्स पैरेलल में हो उनकी ईएमएफ सेम, तो 12 वोल्ट में मल्टीप्लाई होगा रेजिस्टेंस का दूसरे सेल और 10 वोल्ट में मल्टीप्लाई होगा रेजिस्टेंस का पहले सेल, डिवाइडेड बाय R, तो नेट ईएमएफ आ जाएगा। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R। तो ये डेरिवेशन कब करेंगे हम, जब दोनों सेल्स के ईएमएफ सेम ना हो और रेजिस्टेंस भी सेम ना हो और कनेक्ट टाइम में हो। लास्ट आता है मिक्स्ड ग्रुपिंग, बहुत सिंपल है मिक्स्ड ग्रुपिंग, जल्दी से देखो। मिक्स्ड ग्रुपिंग में बेटा ईएमएफ सेम होंगे, सारे सेल्स के ईएमएफ सेम होंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम। देख पहला सेल ई रेजिस्टेंस आर, ई रेजिस्टेंस आर, ई रेजिस्टेंस आर, कौन से फॉर्म में लगी है सी, इसके साथ पैरेलल में फिर सेम ऐसे ही लाइन ई आर, ई आर, ई आर,
अब ये रो और ये रो कौन से फॉर्म में आ गई? ऐसी कितनी रोज है? m रो। ठीक, तो ये पूरी लाइन है सीरीज में और इसके साथ ये लाइन है। जल्दी से बताओ इस पूरी लाइन का ईएमएफ क्या होगा? फर्स्ट रो का ईएमएफ क्या होगा? इन फर्स्ट रो रिजल्टेंट ईएमएफ, बोलिए। सीरीज में सब ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा? n। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा सीरीज में? n। हाँ, ये तो अपन पीछे करके आए। अब बनेगा एक नया डायग्राम जिसमें कितने सेल होंगे? हर रो में एक सेल होगा, n n। फिर वही लाइन समझ में आ रहा है क्या कहता हूं? n n ऐसे कितने हैं? m का। तो अब ये कौन से फॉर्म में है? पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम, तो इस पूरे का रिजल्टेंट ईएमएफ क्या होगा? इट विल रिमेन सेम। जो एक सेल का है वही पूरे नेटवर्क का। जबकि आरपी क्या होगा? 1/RP पर क्या होगा? 1/NR प्लस 1/NR कितने टाइम्स? m का। तो 1/RP क्या आएगा? m/n। या RP क्या हो जाएगा? NR/n। ठीक, तो जो नया नेटवर्क हम बनाएंगे उस नए नेटवर्क में एक सेल लगाएंगे जिसका ईएमएफ होगा n और इंटरनल रेजिस्टेंस NR बाय n। कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस से तो करंट फ्लो होगा I इक्वल NE अपॉन कैपिटल R प्लस NR अपॉन। तो ये आज का पूरा टॉपिक था आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल। इसके अलावा किसी भी प्रकार की ग्रुपिंग नहीं। क्लियर?